नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। हम आपको दिखाएंगे, अगले 1 घंटे तक बताएंगे आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें कौन सी रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इस बात को लेकर है कि एक तरफ जहां देश में सरकार बनाने की कवायद को लेकर चर्चा चल रही है, उधर एक नया मामला सामने आया है। इस मामले को आपको बताते हैं। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव परिणाम वाले दिन शेयर बाजार में हुई गिरावट और उससे हुए निवेशकों को नुकसान पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी और शाह ने कहा था कि 4 जून को मार्केट बढ़ेगा, शेयर बाजार चढ़ेगा, और इसी के चलते लोगों ने उम्मीद से पैसे भी लगाए, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। 30 लाख करोड़ रुपए लोगों के डूब गए। इसकी जांच जेपीसी से होना चाहिए। राहुल गांधी का यह कहना है कि यह घोटाला है। उधर राहुल गांधी के आरोपों पर अब पीयूष गोयल जवाब दे रहे हैं, बता रहे हैं कि 10 सालों में कितना शेयर बाजार में बदलाव आया है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, पहले आप सुनिए, उसके बाद पीयूष गोयल की बात भी सुनाते हैं। और 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं, उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया? दूसरा, दोनों इंटरव्यूज जो किए गए थे वो अदानी जी के जो चैनल्स हैं उनको दिए गए थे। उन पर सेबी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो उन चैनल्स का क्या रोल है? और बीजेपी के बीच में जो फेक एग्जिट पोलस्टर्स हैं और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है? और अगर रिश्ता है तो क्या है? हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जेपीसी चाहते हैं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। एग्जिट पोल और उसके बाद शेयर मार्केट में बढ़ोतरी और रिजल्ट वाले दिन उसमें जो गिरावट दर्ज की गई है उससे काफी नुकसान हुआ। ये घोटाला है, जेपीसी से मांग होनी चाहिए कि जांच की जाए। लेकिन इस बीच पीयूष गोयल सामने आए हैं, जवाब दे रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो बात की है वो कितनी तथ्यात्मक गलत है और कितना अंतर देखने को मिला है शेयर बाजार में इन 10 सालों में। सुनिए। फिर एक बार मोदी सरकार आना निश्चित है, और शायद इस बात से राहुल गांधी जी बड़े परेशान नजर आते हैं, और अपने बयानों के साथ विदेश और देश के निवेशकों को एक भय के वातावरण में निवेश ना करें, इसके लिए उत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि इक्विटी मार्केट अलग अलग समय पे चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव के हिसाब से अलग अलग आंकड़े जब रिजर्व बैंक पेश करता है, अलग अलग विकास के आंकड़े जब आते हैं, उसके हिसाब से इक्विटी मार्केट में बदलाव होते रहता है। देश के निवेशक जानते हैं कि पिछले 10 वर्ष के सफलतापूर्वक मोदी सरकार के कार्यकाल में हमारा मार्केट कैप पहली बार $5 ट्रिलियन से अधिक हुआ है, यानी 400 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मार्केट कैप का कीर्तिमान प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत ने प्राप्त किया है। तो शेयर बाजार की टिप पर पॉलिटिक्स हो रही है। एग्जिट पोल को आधार बनाकर यहां पर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, जवाब दे रहे हैं पीयूष गोयल। बढ़ते आगे, एक खबर और आई है कंगना रनौत से जुड़ी हुई, जो कि पूरे लोकसभा चुनाव में सुर्खियों में बनी रही। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से कंगना की जीत जरूर हुई, लेकिन आज शाम कंगना फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी, क्योंकि एक वीडियो पोस्ट सामने आया और इसने सनसनी फैला दी। कंगना रनौत ने वीडियो में एयरपोर्ट पर एक सीआईएसएफ की महिला जवान के द्वारा थप्पड़ मारे जाने का आरोप लगाया। पूरे मामले को समझते हैं इस रिपोर्ट में। अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाली कंगना रनौत फिर से चर्चा का विषय बन गई हैं। मामला किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है, जहां कंगना रनौत ने सोशल मीडिया एक्स और इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला, जिसमें वो बता रही हैं कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उन्हें सीआईएसएफ जवान ने थप्पड़ मारा।
आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। सुना आपने, कंगना रनौत ने थप्पड़ कांड का पूरा घटनाक्रम बताया और इस पूरे माजरे का कारण फार्मर प्रोटेस्ट पर दिया जाने वाला कंगना का बयान था। जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। तमाम आरोपों की झड़ी लगाते हुए कंगना यही नहीं रुकी। कंगना ने पंजाब में बढ़ रहे उग्रवाद पर भी निशाना साधा। आई एम सेफ बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। एयरपोर्ट पर साड़ी पहने एक तरफ कंगना रनौत नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर रिपोर्ट के मुताबिक थप्पड़ जड़ने वाली महिला हलक दिखा रही है। सुना आपने, CISF महिला सुरक्षा कर्मी को जो कंगना रनौत के बयानों का जिक्र कर रही थी। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान कंगना ने कहा था कि प्रोटेस्ट में लोग 100-100 रुपए लेकर बैठने आते हैं। कंगना के इस बयान पर काफी बवाल मचा था। तो महीनों पुराने एक बयान को लेकर कंगना रनौत पर हमला होता है। एक महिला जवान ही उन पर एक थप्पड़ मारती है, जिसके बाद यहां पर ये सारी जानकारी सामने आती है। हालांकि इस थप्पड़ की निंदा हर कोई कर रहा है। बढ़ते आगे, अभी कल ही NDA की बैठक खत्म हुई और सरकार का गठन भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ही सही JDU ने दबाव बनाने वाली राजनीति शुरू कर दी है और ये बताने में पीछे नहीं है कि गठबंधन में JDU की क्या अहमियत है। JDU के प्रवक्ता KC त्यागी ने दिल्ली में नीतीश कुमार के आवास पर बैठक के बाद अग्निवीर योजना से लेकर UCC तक अपनी जो बात रखी है, उससे अब कयासों का दौर शुरू हो चुका है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। NDA में शामिल नीतीश कुमार की JDU के बड़े नेता के बयान से बीजेपी असहज हो सकती है, क्योंकि कल ही NDA की बैठक खत्म हुई और तमाम दलों ने समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर किए। लेकिन इस बीच JDU के नेता KC त्यागी ने अग्निवीर योजना, समान नागरिक संहिता और बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर बयान दे दिया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में सहयोगी दलों का असर शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही दिखने लगा। JDU के नेता KC त्यागी ने कहा कि अग्निवीर स्कीम पर फिर से विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना का काफी विरोध हुआ और इस बार लोकसभा चुनाव में इसका असर भी देखने को मिला। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। दरअसल कांग्रेस ने आम चुनाव में अग्निवीर को बड़ा मुद्दा बनाया था। कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि सत्ता में आने के बाद अग्निवीर योजना को कूड़े के डब्बे में डाल देंगे। वहीं अग्निवीर योजना में जिन राज्यों में सबसे अधिक भर्ती हुई, उन राज्यों में बीजेपी की सीटें भी कम हुई। हरियाणा में पार्टी की सीट 10 से घटकर 5 पर सिमट गई। इतना ही नहीं, यहाँ पार्टी का वोट शेयर भी 58% से घटकर 46% पर आ गया। पंजाब में तो बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। तो वहीं राजस्थान में भी बीजेपी 24 से घटकर 14 पर ही रह गई। KC त्यागी ने कहा कि समान नागरिक संहिता पर हमारा रुख आज भी साफ है। उन्होंने कहा कि UCC को लेकर सभी राज्यों के साथ विचार किया जाना चाहिए। समान नागरिक संहिता पर राज्यों के विचारों को समझने की जरूरत है। नीतीश कुमार की उस चिट्ठी का भी जिक्र किया जो उन्होंने विधि आयोग के अध्यक्ष को लिखी थी, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि वो UCC के खिलाफ तो नहीं, लेकिन इस पर व्यापक विचार विमर्श की जरूरत है। हालांकि JDU एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं।
हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए केसी त्यागी ने कहा कि जहां तक एक देश एक चुनाव की बात है तो हम उसके समर्थन में हैं। हम अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार में कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि अगर बिहार के पलायन को रोकना है तो उसे विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। बंटवारे के बाद बिहार की जो दुर्गति हुई है, जो पलायन हुआ है, जो बेरोजगारी है, जब तक उसको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा, ये असमानता दूर नहीं होगी। वैसे अभी तक बीजेपी की ओर से इस बयान पर कोई रिएक्शन नहीं आया है और हो सकता है पार्टी नेताओं को इस तरह के बयानों से बचने के निर्देश भी जारी हो गए हों। लेकिन जेडीयू नेता के इन बयानों से साफ है कि जेडीयू आने वाले बिहार चुनाव को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। इसलिए शायद वो केंद्र सरकार में अपनी हिस्सेदारी निभाते हुए इन मुद्दों पर आगे बढ़ना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हाँ, तो ये तो बस शुरुआत है, अभी तो सरकार शुरू होने जा रही है। हम क्यों ये कह रहे हैं? क्योंकि अनकंडीशनल सपोर्ट की बात केसी त्यागी कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक शब्द लगा रहे हैं, वो शब्द है लेकिन। लेकिन में क्या कुछ आता है? क्योंकि जब बात होती है किंग मेकर की तो जेडीयू और टीडीपी दोनों के जो अध्यक्ष हैं वो सामने आते हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। और जब सरकार आगे चलेगी तो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर टकराव बढ़ने की संभावना है, उसको आप समझ लीजिए और उसको हम समझाते हैं। मुद्दे कौन से हैं, राय क्या बन सकती है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो पहले नंबर पर आपको नजर आ रहा है, वो है यूसीसी समान नागरिक संहिता। इसको लेकर टीडीपी लगातार विरोध करती रही है, लगातार विरोध। लेकिन जेडीयू अगर बात की जाए, अभी आपने केसी त्यागी का बयान भी सुना, शर्तों के साथ समर्थन संभव है। शर्तें क्या है कि सभी दलों की राय ली जाए, इस पर विमर्श किया जाए। दूसरी, अग्निपथ स्कीम, इसको लेकर टीडीपी कहती है कि अभी हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे, न्यूट्रल है, कुछ अपनी संभावनाएं सामने नहीं आई है। लेकिन जेडीयू ये कह रही है कि समीक्षा की मांग लगातार कर रही है कि समीक्षा होनी चाहिए कि अग्निवीर स्कीम लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर रिव्यू किया जाए। मुस्लिम आरक्षण, ये बहुत बड़ा मुद्दा था 2024 के लोकसभा चुनाव में। तमाम राज्यों में मुस्लिम आरक्षण है, समर्थन है टीडीपी का और 4% मुस्लिम आरक्षण का समर्थन चंद्रबाबू नायडू करते हैं। अगर बात की जाए जेडीयू की तो जेडीयू इस बारे में विरोध भी करती है, लेकिन कुछ विरोध भी है, कहीं समर्थन इस तरफ सामने आता है क्योंकि जेडीयू का जो वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट बैंक है बिहार में। अगर जातीय जनगणना की बात की जाए तो जातीय जनगणना पर टीडीपी कह रही है कि समर्थन है, हमारी यस है, आप कराइए जातीय जनगणना। लेकिन जेडीयू भी इसी यस के साथ हामी भरती है। लेकिन समस्या इस बात को लेकर है कि जातीय जनगणना पर बीजेपी को इनकार है, बीजेपी की नो है। अब अगर बात करें वन नेशन वन इलेक्शन की, यानी कि एक देश एक चुनाव में सारे चुनाव निपट जाएं, टीडीपी कह रही है हो जाए अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जेडीयू कह रही है हो जाए अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि समर्थन है। यानी कि एक मुद्दा यहां पर बीजेपी को दिक्कत कम है, लेकिन जब सरकार आगे चलेगी, आगे बढ़ेगी तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर जेडीयू और टीडीपी का मिला जुला जो असर है, ये सरकार के लिए थोड़ा चिंता की बात बन सकती है। और चिंता इस तरह की होगी कि ऐसा ना हो कि इन्हीं मुद्दों पर भविष्य की राजनीति, देश की सियासत में कुछ बड़ा उथल पुथल देखने को मिले। तो ये हम आपको वो मुद्दे बता रहे हैं जहां पर टीडीपी और जेडीयू की राय बीजेपी से अलग अलग भी है और कहीं पर बीजेपी को जेडीयू सपोर्ट कर रही है, कहीं पर टीडीपी। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी 9 जून को शपथ लेने जा रहे हैं। यह भारतीय राजनीति के लिए बेहद अहम दिन है क्योंकि इस दिन इतिहास दोहराया जाएगा। मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री पद के लिए तैयारियां भी जो की गई थी उसमें एनडीए सबसे आगे बढ़ी और अब शपथ की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ के लिए नरेंद्र मोदी एक बार फिर एनडीए की संख्या बल के आधार पर जल्द ही शपथ लेते हुए नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण की कवायद तेज हो गई है।
शपथ ग्रहण की तारीख को लेकर अब नई जानकारी सामने आई है। नया अपडेट ये है, सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के रूप में 9 जून को शपथ ले सकते हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला है और तीसरी बार एनडीए सरकार बनाने जा रही है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। एनडीए के घटक दलों के नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद जब हरी झंडी मिली तब यह तय हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीसरे टर्म्स की सरकार बनने जा रही है। राष्ट्रपति भवन में शपथ समारोह की तैयारियां भी अभी से शुरू हो चुकी हैं और जानकारी के मुताबिक 9 जून को शाम के 7:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा इस दौरान यह भी संभव है कि कैबिनेट में उनके कुछ मंत्री पद की भी शपथ दिलाई जा सकती है। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं। देश के सभी मुख्यमंत्रियों के अलावा कई वीवीआईपीज को बुलाने की तैयारी चल रही है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जगत की कई बड़ी हस्तियां भी प्रधानमंत्री मोदी की शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पहले ये शपथ कार्यक्रम 8 जून को होना था, लेकिन अब 9 जून को प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। एनडीए ने 292 सीटों पर जीत दर्ज की है और बहुमत हासिल किया है। उधर विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने 234 सीटें ही जीती। बीजेपी ने अकेले 240 सीटों पर जीत हासिल की है। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने मोदी की अगुवाई में 282 और 2019 के चुनाव में 303 सीटें जीतकर अकेले दम पर बहुमत हासिल किया था। हालांकि इस बार सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए बहुमत हासिल कर पाया है। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी के नाम एक नया रिकॉर्ड भी जुड़ जाएगा। वे देश के ऐसे दूसरे नेता बन जाएंगे जो लगातार तीसरी बार चुनाव जीते और देश के प्रधानमंत्री बने। इससे पहले यह रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। तीसरी बार मोदी सरकार 2014 में नतीजों के 10 दिन बाद 26 मई को मोदी ने प्रधानमंत्री पद के लिए पहली बार शपथ ली थी। 2019 में नतीजों के 7 दिन बाद 30 मई को मोदी ने पीएम पद के लिए दूसरी बार शपथ ली। 2024 में नतीजों के 5 दिन बाद 9 जून को मोदी प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ले सकते हैं। कल हुई एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को पीएम पद के लिए एनडीए का नेता सर्वसम्मति से चुना गया था। अब 7 जून को राष्ट्रपति के पास जाकर एनडीए के सभी राजनीतिक दल अपना समर्थन पत्र सौंपेंगे और फिर 9 जून को मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हाँ, तो बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री मोदी को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया है और 9 जून को नरेंद्र मोदी देश के 18वें प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार लगातार एनडीए के जो है नेता बनकर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इधर पीएम मोदी की तीसरी पारी की तैयारी चल रही है, बैठकों का दौर चल रहा है, चर्चाएं हो रही हैं कि क्या कुछ होगा। 9 जून को मोदी शपथ लेंगे और कल वो संसदीय दल के नेता भी चुन लिए जाएंगे। तैयारी क्या है बैठकों के बाद की, इस रिपोर्ट में आप देखिए। दिल्ली में मोदी की ताजपोशी की तैयारियां चल रही हैं। सूत्रों की माने तो नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन इससे पहले दिल्ली में बड़ी हलचल देखी जा रही है। पार्टी ने बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों समेत तमाम सांसदों को दिल्ली का बुलावा भेजा है। कल सुबह 11 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। इससे पहले तैयारियों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर अहम बैठक हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीएल संतोष सहित पार्टी के सीनियर नेताओं ने मीटिंग की। पार्टी ने नड्डा, शाह और राजनाथ सिंह को सहयोगियों से बात करने की जिम्मेदारी सौंपी है। माना जा रहा है कि पहले बीजेपी की ये टीम मंत्रिमंडल की एक रूपरेखा तैयार करेगी, जिसमें तय होगा कि कौन सा मंत्रालय किस पार्टी के पास जा सकता है और फिर इस संभावित लिस्ट पर सभी सहयोगी दलों की सहमति लेने की कोशिश होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। पूरे देश मोदी जी को तीसरी बार आशीर्वाद किए हैं।
हम भी बधाई देंगे उनको एंड वी आर वेरी प्राउड दैट द एंटायर कंट्री हैज रिपोज्ड फेथ once again in the honorable Prime Minister and Bharatiya Janata Party, and we will live up to the aspirations of the people. We will continue serving the country and the people as we had done earlier as well. देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और पूरे विश्व में भारत का डंका बजा है। पूरा विश्व आज झुककर भारत को सलूट करता है। ये सारा का सारा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को जाता है। एकदम ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है और बिहार और देश में मोदी जी ने फिर से मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने भरोसा जताया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुशी जताई है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ से कितने सांसद मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, इसको लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने इसका फैसला प्रधानमंत्री पर ही छोड़ दिया है। लगातार तीसरी बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है और इसके लिए समस्त देश के मतदाता भाई बहनों के आभारी हैं। छत्तीसगढ़ के मतदाता भाई बहनों के आभारी हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का अधिकार की बात है, अब मंत्रिमंडल में किनको लेना नहीं लेना उनका अधिकार की बात है। तो वहीं दिल्ली पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश फिर विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। माननीय मोदी जी का जो नई तीसरी पारी प्रारंभ हो रही है, उसकी शुभकामना दे रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ। देश उनका इंतजार कर रहा है। जल्दी से जल्दी माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ ले और फिर एक बार मोदी सरकार के माध्यम से देश के विकास कामों की बयार प्रारंभ हो और दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़े, सम्मान बढ़े। इधर दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष मोदी के शपथ ग्रहण के गवाह बनेंगे। इसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, नेपाल के पीएम प्रचंड समेत मॉरिशस और भूटान के नेता शामिल होंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति के मीडिया डिवीजन ने इस बात की पुष्टि की है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने बुधवार को फोन करके पीएम मोदी को चुनाव जीतने पर बधाई दी थी। इसी दौरान कॉल पर मोदी ने उन्हें शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता दिया, जिसे विक्रमसिंघे ने स्वीकार कर लिया। वहीं बांग्लादेश की पीएम के साथ भी फोन पर बातचीत के दौरान मोदी ने उन्हें समारोह का आमंत्रण दिया है। इससे पहले 2014 में अपने पहले शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पीएम मोदी ने सार्क देशों के लीडर्स को न्योता भेजा था। इसके तहत पाकिस्तान के तत्काल प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई और श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे समारोह में शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हां, तो प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी बार शपथ को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। करीब करीब बैठकें भी आज हुई हैं दिन भर और साथ ही साथ 9 जून की तारीख निकलकर सामने आ रही है। लेकिन दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और उत्तर प्रदेश से होकर 2014 में भी निकला, 2019 में भी निकला, लेकिन 2024 आते आते यूपी में बीजेपी का रास्ता थोड़ा सा डगमगा गया। आइए आपको आंकड़ों के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि ये बात क्यों कही जा रही है। ये आप आंकड़े देखिए, ये उत्तर प्रदेश का नक्शा है, उत्तर प्रदेश का मैप है। मैं थोड़ा सा और पीछे हो जाता हूं। 2014 की बात करें तो बीजेपी 73 सीटें जीती थी, एनडीए 73 सीटें, 80 में से समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। बीएसपी के खाते में कुछ नहीं गया था। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीट थी, वो भी थी रायबरेली और अमेठी, यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जीते थे 2014 में। आगे बढ़ते, जब 5 साल गुजर गए, सरकार चलाते चलाते तो और स्थिति खराब हो गई बाकी दलों की बीजेपी के सामने। बीजेपी प्लस यहां पर 64 सीटें जीती थी। पिछली बार से आंकड़ा जरूर कम हुआ था, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ा था। समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटें ही जीत पाई थी। बीएसपी 10 सीटें जीती थी, लेकिन यहां पर दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, बुआ भतीजे ने। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी, वो सीट थी रायबरेली, सोनिया गांधी यहां से जीती थी। अब जरा और आगे बढ़िए, जब 2024 की तरफ हम रुख करते हैं तो 2024 में यहां पर बीजेपी को डेंट लगता है और ये जो स्मूथ एक्सप्रेस वे था जो आपको नजर आ रहा था उत्तर प्रदेश में, वो एक्सप्रेस वे 33 सीटें ही बीजेपी जीत पाई थी।
समाजवादी पार्टी इस बार 37 सीटें जीतकर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी देश में बनी है। कांग्रेस भी 6 सीट जीत गई है, अपना गढ़ भी वापस अमेठी ले लिया है। अमेठी को और रालोद 2 सीटें, हालांकि ये बीजेपी के साथ ही है, आरएलडी, ये 2 सीटें रालोद की है, अपना दल 1, अन्य 1। तो ये बीजेपी और एनडीए गठबंधन के बाकी दलों का हाल। आपको पता है कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हैं देश भर में? 99। ये पिछले 2 चुनावों से अगर मिला दिया जाए तो करीब करीब आंकड़ा वही नजदीक पहुंचता है। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। उम्मीदें कहां से थी? उम्मीदें थी उस क्षेत्र से जहां पर विधानसभा चुनावों में या उपचुनावों में कांग्रेस को संजीवनी मिली थी। 2018 की बात करें या 2020 बाई इलेक्शन की बात करें या 2023 विधानसभा चुनाव की बात करें, ग्वालियर चंबल अंचल, यहां से कांग्रेस को उम्मीद थी कि ग्वालियर हो, मुरैना हो या फिर आसपास का और कोई इलाका भिंड, वहां से शायद कांग्रेस को जीत नसीब हो जाए, लेकिन फिर भी नहीं हुई। क्या है इसके पीछे वजह? क्या गुटबाजी इसके पीछे कारण है या नेताओं की आपसी फूट इसके पीछे कारण है? इस रिपोर्ट में आप देखिए। ग्वालियर चंबल अंचल वो इलाका है जहां 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेहद अच्छा रहा। विधानसभा के चुनाव में अंचल की 34 सीटों में से 16 सीटें कांग्रेस जीतने में सफल रही, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में कांग्रेस यहां पर अपनी लाज बचाने में नाकाम साबित हुई। इसकी क्या वजह है, पहले उन पर नजर डालते हैं। आपसी मतभेद ने पार्टी को कमजोर किया। टिकट बंटने के बाद कई बड़े नेता पार्टी से नाराज होकर घर बैठे। बड़े नेताओं ने प्रचार प्रसार से दूरी बना ली। प्रचार प्रसार के लिए कोई भी स्टार प्रचारक नहीं पहुंचा। प्रत्याशियों को कैंपेनिंग के लिए कम समय मिला। विधानसभा 2023 के रिजल्ट के बाद कांग्रेस को पूरा भरोसा था कि इन सीटों पर उन्हें सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन भितरघात और गुटबाजी ने एक बार फिर से कांग्रेस को हार का सामना करवा दिया। चुनाव के दौरान सबसे बड़ी भूमिका स्टार प्रचारकों की होती है, लेकिन पूरे चुनाव प्रचार में कोई भी बड़ा स्टार प्रचारक नजर ही नहीं आया। प्रत्याशी खुद ही अपना प्रचार करते हुए नजर आए। एक तरफ जहां ग्वालियर लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रवीण पाठक और मुरैना लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार के टिकट को लेकर देरी की गई, ये भी कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह मानी जा रही है, जिसके चलते प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार का पूरा मौका नहीं मिल पाया। इसके अलावा अगर भिंड लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ भी कांग्रेस के आपसी नेताओं में काफी कोतवाली देखने को मिली। सिर्फ प्रियंका गांधी ही प्रचार के लिए यहाँ पर पहुंची। इसके साथ ही जातिगत भाषाओं का उपयोग करने वाले फूल सिंह बरैया का विरोध सबसे ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि वो लगातार मंचों से जातिगत टिप्पणी करते हुए नजर आते रहे। इस पर जब पार्टी से बात हुई तो क्या कुछ कहना है कांग्रेस का, जरा उसे भी सुन लीजिए। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सुस्पष्ट है कि निश्चित रूप से जो चारों लोकसभा हम हारे हैं, पहले तो जो जनमत है उसको हम सिरोधार करते हैं, क्योंकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता ही जनार्दन होती है और जनता का जो आदेश होता है वो अंतिम आदेश होता है। ये अर्थ की वजह से हमारे चुनाव प्रचार प्रसार को बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि आज जैसा आप देखते हैं प्रचार प्रसार में हेलीकॉप्टर या अन्य जो चीज़ें होती हैं उसके उपयोग से जो हमारे स्टार जो कैंपेनर होते हैं वो जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं सीमित रह गए संसाधनों की वजह से। वहीं कांग्रेस की इस करारी हार पर बीजेपी ने चुटकी ली है। पार्टी का कहना है कि जब बड़े नेताओं ने ही कह दिया है कि पार्टी जाए तेल लेने, तो कार्यकर्ताओं ने भी वही किया। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उनके अनुशासन के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी साहब की इच्छा का पालन किया, सम्मान किया। उन्होंने स्वयं कहा था कि पार्टी जाए तेल लेने, तो उनकी जो इच्छा थी कि पार्टी कहाँ जाए वहाँ पार्टी को पहुँचाने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है। इसे कोई भीतरघात कहे, इसे कोई दगाबाजी कहे, लेकिन सच तो ये है कि जिस पार्टी का अध्यक्ष ही चाहता था कि कांग्रेस तेल लेने चली जाए, रसातल में चली जाए, समाप्त हो जाए, तो उसकी इच्छा का पालन करना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का काम है। बहरहाल वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि एमपी में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर इतिहास रच दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जिस मंशा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था, आखिरकार वो वजह मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर बीजेपी की जीत के साथ साफ नजर आने लगी। खास तौर से ग्वालियर अंचल संभाग की चारों सीटों पर जहां यादव समाज को बीजेपी के पक्ष में लाने की उनकी कवायद रंग लाई। अनिल गौर, विस्तार न्यूज, ग्वालियर।
तो ग्वालियर चंबल जो कांग्रेस के लिए उम्मीद वाला क्षेत्र था, वहां से उम्मीदें पूरी नहीं हुई है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। खराब प्रदर्शन के बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इस्तीफे की पेशकश की है। यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद यह इस्तीफा देने की बात कही गई है। आपको बता दें 25 अगस्त 2022 को स्वतंत्र देव सिंह के बाद भूपेंद्र चौधरी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बने थे। इससे पहले वो यूपी सरकार में मंत्री भी थे और मुरादाबाद के रहने वाले हैं भूपेंद्र चौधरी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है। और यही समीकरण को देखते हुए उन्हें अध्यक्ष उस वक्त बनाया गया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम में बीजेपी का जो खराब प्रदर्शन रहा है, सिर्फ 33 सीटें ही बीजेपी जीत पाई है, जबकि इससे पहले एनडीए ने 64 सीटें जीती थी। इतने खराब प्रदर्शन के बाद अब इसकी जिम्मेदारी लेते हुए पेशकश की गई है भूपेंद्र चौधरी की तरफ से। सीधे रुख करते हैं रेजिडेंट एडिटर आदर्श सिंह की तरफ। आदर्श, जरा बताइए, इस्तीफे की पेशकश की गई है, क्या इस्तीफा स्वीकार होगा और क्या इसे माना जाए कि बीजेपी ने खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी उठा ली है? देखिए, बिल्कुल इस्तीफे की पेशकश की गई है और साथ ही साथ इसको लेकर कयास भी लगाए जा रहे थे, क्योंकि जिस दिन ये परिणाम घोषित हुए थे उसी दिन मुख्यमंत्री के आवास पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ साथ जो दोनों डिप्टी सीएम थे और संगठन मंत्री थे, उनकी एक बैठक हुई थी और माना जा रहा था कि इस बैठक में ये संभावनाएं, ये कयास लगाए जा रहे थे और ये कहा जा रहा है कि खुद से उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है, क्योंकि यूपी में जो स्थिति है बीजेपी की वो बहुत खराब हो चुकी है। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो ऐसे में ये जिम्मेदारी लेने के साथ साथ ये इस्तीफे की पेशकश की हो, माना जा रहा है कि जल्द ही इसे अब एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन आदर्श, एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा कि इस्तीफा स्वीकार होता है तो फिर क्या माना जाए कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष कौन बन सकता है? कई सारे नाम है, इसमें स्वतंत्र देव सिंह का भी नाम सामने आ रहा है, साथ ही साथ कई ऐसे वरिष्ठ चेहरे हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं। मोती सिंह को लेकर भी बात चल रही है, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनको भी प्रदेश बनाया जा सकता है। लेकिन ये तमाम कयास में फिलहाल आधिकारिक तौर पर कोई भी सूचना नहीं है। विवेक, ठीक है आदर्श, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और इसके पीछे वजह है। उस वजह को हम आपको फिर से बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपको पता चले कि आखिर ये कदम क्यों उठाया गया है। ये आप देखिए, 2014 में बीजेपी ने 73 सीटें जीती थी, बीजेपी प्लस ने 2019 में 64 सीटें, लेकिन 2024 आते आते और इसी दौरान भूपेंद्र चौधरी 2022 में 25 अगस्त 2022 को वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे और 33 सीटें जीत पाई। और अब देखिए, मैप देखिए आप, 2014 में आपको यहां पर दिख रहा होगा, पूरा भगवा नजर आ रहा है बीजेपी का उत्तर प्रदेश का ये मैप। और आप देखेंगे 2019 में भी भगवा थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन अमूमन आप देखेंगे पूरे क्षेत्र में भगवा, यानी कि बीजेपी के सांसद बने। लेकिन 2024 में आप देखेंगे ये भगवा कम हो गया और इतना कम हो गया कि समाजवादी पार्टी आगे निकल गई। और यही वजह थी कि यूपी में जो खराब प्रदर्शन हुआ उसी का नतीजा है कि बीजेपी अपने दम पर 272 तक नहीं पहुंची और यूपी के खराब प्रदर्शन को लेकर लगातार चर्चा भी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सबसे जो एक्शन लिया गया है, क्योंकि जब रिजल्ट आया उस दिन भी कालिदास मार्ग पर बैठक हुई थी जिसमें तमाम पदाधिकारी शामिल हुए थे और आज उन्हें दिल्ली तलब किया गया और तभी से माना जाना शुरू हो चुका था कि आज कुछ बड़ी खबर आ सकती है यूपी से, क्योंकि यूपी में इस्तीफे की पेशकश करना, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की, आप अंदर की बात समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर इस्तीफा लिया नहीं जाता है, इस्तीफे की पेशकश की जाती है। और इस्तीफे की वजह यही है, जो मैप आप लगातार देख रहे हैं, ये लगातार भगवा जो कम होता चला गया और भगवा के कम होने का कारण यही इस्तीफा है जो कि पेश कर दिया गया है, यानी कि पार्टी संगठन को दे दिया गया है ये इशारा कि इस जिम्मेदारी को हम उठाते हैं और आप इस्तीफा मेरा स्वीकार कर लीजिए। बढ़ते आगे, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इस बार भी छत्तीसगढ़ में निराशा ही हाथ लगी है। कोरबा को छोड़कर सभी 10 सीटें बीजेपी की झोली में आ गई हैं, लेकिन इसको लेकर अब कांग्रेस में सवालों का सिलसिला शुरू हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के ही पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने पार्टी के फैसलों पर सवाल उठा दिए हैं। दरअसल ये सवाल सीनियर लीडर्स के चुनाव लड़ाने के तरीकों पर है, साथ ही साथ उन्होंने इसकी समीक्षा किए जाने की मांग कर दी है। देखिए, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इस बार भी छत्तीसगढ़ में करारी मात मिली है। बीजेपी की आंधी में बड़े बड़े नामों के निशान मिट गए। 2019 में जहां 2 सांसद चुनकर आए थे, वहां इस बार के इलेक्शन में कांग्रेस
सिर्फ एक ही सीट बचाने में कामयाब हो पाई है। ऐसे में अब कांग्रेस के भीतर से ही फैसलों पर समीक्षा की मांग उठने लगी है और सवाल भी उठा रहे हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के संकट के बादल छटते नहीं दिखाई दे रहे। विधानसभा के बाद अब लोकसभा में भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। राज्य गठन के बाद से ही कांग्रेस की यही स्थिति है। लेकिन 2019 में ये आंकड़ा तो बढ़ा, लेकिन हालत फिर वैसे ही हो गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष धनेन्द्र साहू भी इस बात को मान रहे हैं कि पार्टी के अंदर किसी नेता को बाहर जाकर चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं थी और इसकी कोई सहमति भी नहीं बनी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें टिकट दिया गया, जो हार की एक बड़ी वजह बनी। चुनाव परिणाम भी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जिस फॉर्मूले को लागू कर जीत की राह देखी थी वो उल्टी साबित हुई। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मंत्रियों तक को कांग्रेस ने इस बार लोकसभा चुनाव में उतारा था। मंत्री कवासी लखमा को छोड़ दे तो बाकी सभी मंत्रियों को दूसरे लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव भेजा गया, लेकिन वो 44,411 वोटों से हार गए। इसी तरह देवेंद्र यादव को भिलाई से बिलासपुर भेज दिया गया, लेकिन वो भी किसी काम नहीं आए और 1,62,000 वोट से हार का सामना करना पड़ा। वहीं शिव डहरिया को रायपुर से जांजगीर भेजा गया, नतीजा 60,000 वोट से हार गए। ताम्रध्वज साहू को दुर्ग से महासमुंद भेजा गया और उन्हें भी 1,45,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। बहुत दुखद स्थिति है कि बड़े चेहरे भी आज चुनाव में हार का सामना उन्हें करना पड़ा है, जबकि पहले तो यही सोचा गया था कि बड़े चेहरे को उतारा जाए तो उससे जो है फायदा मिलेगा, निश्चित तौर पर उससे जीत होगी। ये इस बात पर प्राय सभी लोग सहमत थे, लेकिन इस बात पर सहमत नहीं थे कि कोई लोग बाहर दूसरे क्षेत्र में जाकर के चुनाव लड़े, बड़े चेहरे लड़े, इस पर तो सहमति थी, लेकिन कोई व्यक्ति बाहर जाकर के चुनाव लड़े और ये जो अधिकतम हो गया, इसी तरह से हमारी 4-5 सीट में बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा बन गया और शायद हो सकता है इसके कारण भी हम लोग को नुकसान उठाना पड़ा हो। वहीं 10 सीटों को बरकरार रख छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस को घेर दिया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भूपेश बघेल से सवाल पूछा। साव ने पूछा कि कांग्रेस में सबसे बड़ा नेता कौन है, कम से कम ये तो बताना चाहिए कि हार की जिम्मेदारी कौन लेगा। सभी को जनता ने नकार दिया है। ये कहना है कि आखिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कौन हैं? आज तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, तो उन्हें बताना चाहिए कि ये कांग्रेस की दुर्दशा की जिम्मेदारी कौन लेंगे। विधानसभा के बाद में कांग्रेस में जो बगावती सुर शुरू होने लगे थे, वो अब लोकसभा चुनाव के बाद भी उठते दिखाई दे रहे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सहमति नहीं बनी थी, उसके बाद भी कांग्रेस के दिग्गजों को टिकट देना कहीं न कहीं कांग्रेस पर ही सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या टिकट बांटते समय यह ध्यान नहीं दिया गया कि जिस कैंडिडेट को टिकट दिया जा रहा है वो किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, या किसी व्यक्ति की इतनी चली कि ये सब अनदेखा कर दिया गया। बहरहाल इस पर चर्चा जारी है और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के इस खराब प्रदर्शन को लेकर अब समीक्षा की मांग उठने लगी है। उधर छत्तीसगढ़ में ही बीजेपी के उम्दा प्रदर्शन के बाद कुशाभाऊ ठाकरे कार्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जहां बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसदों के अलावा अन्य नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बीजेपी के आला नेता और संगठन के तमाम पदाधिकारियों ने सभी सांसदों को अपने अपने क्षेत्र में जनता से किए गए वादों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। क्या कुछ रहा बैठक में खास, कांग्रेस ने इस पर क्या की है टिप्पणी, इस रिपोर्ट में आप देखिए। भाजपा प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे कार्यालय में एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाओं की यह तस्वीर चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक की है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद से ये पहली बैठक हुई तो सभी नेताओं ने एक दूसरे को बधाई दी। बैठक में नए नवनिर्वाचित सांसदों का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि सांसदों की पहली बैठक में ही संगठन की तरफ से आगामी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बीजेपी के आला नेताओं और संगठनों के पदाधिकारियों ने सभी सांसदों को अपने अपने क्षेत्र में जनता से किए गए वादों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अपने अपने क्षेत्र के काम और समस्याओं को संसद में उठाकर उनका निराकरण करने के भी निर्देश दिए गए।
सभी लोग बहुत मेहनत किए, पसीना बहाए, परिश्रम किए और ऐतिहासिक विजय दिलाए। आज उनको धन्यवाद देने का ये बैठक था और हमारे जो 10 नवनिर्वाचित सांसद हैं उनका भी पहली बार रायपुर और प्रदेश कार्यालय आना हुआ था। उनको भी पार्टी की तरफ से हमारे एसओसी प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको पटका और बुके देकर उनका सम्मान किया। लोकसभा चुनाव में भाजपा बम्पर जीत के बाद खासी उत्साहित है। सांसद भी गदगद हैं और बैठक के बाद आगामी कार्य योजना भी तैयार कर ली गई है। लेकिन बीजेपी की इस बैठक पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी सांसदों की आगामी कार्य योजना पर कांग्रेस ने कहा है कि ना तो पुराने सांसद कुछ कर पाए थे और ना ही नए सांसद कुछ कर पाएंगे। जो कमिटमेंट इन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में किया था, जिसे मोदी की गारंटी नाम दिया था, उस कमिटमेंट को 6 महीने में नहीं पूरा कर पाए। पिछले सांसद निवर्तमान हो गए, भूतपूर्व हो गए, रिटायर्ड हो गए, वे अपने एक भी कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। तो इन लोगों नए लोगों से क्या अपेक्षा की जाए? वादा खिलाफी इनकी आदत बन चुकी। लोकसभा चुनाव के बाद से अब एनडीए सरकार बनाने जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश से भाजपा का योगदान बेहद अच्छा रहा है। ऐसे में अब आगामी कार्य योजना भी तैयार हो गई है। अब देखना दिलचस्प हो जाता है कि नवनिर्वाचित सांसद जनता की उम्मीदों पर कितना खड़े उतरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।